हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज 2020 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स एग्जाम का पेपर बेटा। बात करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की। पेपर था बेटा 80 मार्क्स का और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। पूरा पेपर दो सेक्शन में डिवाइडेड है बेटा। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी आईडी की बात है। Question number 1 to 10 and 18 to 27 are very short answer carrying 1 mark each, और इसका आंसर वन वर्ड होना चाहिए और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 and 28 29 are the short question carrying 3 mark each. 13 to 15 and 30 to 32 carrying 4 marks each. 16 17 and 33 34 ये 6 mark each क्वेश्चन है। यानी कि घूम फिर के बात वही है कि दो क्वेश्चन 6 नंबर के आखिरी के और तीन क्वेश्चन 4 नंबर के और दो क्वेश्चन 3 नंबर के और बाकी सब 1 मार्क क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट अ फर्दर डिले। सेक्शन ए, टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। क्या करेगा सेंट्रल बैंक बेटा? अगर क्रेडिट खत्म कर रहे हैं इकोनॉमी से तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी खत्म करनी है। चार ऑप्शन है, बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बाकी दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही हेडिंग के दो पहलू दे रखे हैं और दो ही पहलू हैं तो उनमें से एक ही आंसर होगा, बाकी दोनों तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप सोच लो बाइंग करेंगे सिक्योरिटी या सेल करें। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में सेल कर दो। सेल करने से क्या होगा? आपने सिक्योरिटी पहुंचा दी, पब्लिक को बेच दी, पब्लिक क्या करेगी? आपको इसके बदले में पैसे देगी। जैसे ही पब्लिक पैसे देगी इकोनॉमी में पैसों की कमी हो जाएगी बेटा, और कहीं ना कहीं क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यही तो हम अचीव करना चाहते हैं। तो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डैश डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन। मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ गया, पूरा दिमाग चला गया होगा प्राइमरी डेफिसिट पर बेटा ये समझ लो कि ये क्या लिखा है, इंक्लूड्स। कौन सा डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करता है? बेटा प्राइमरी डेफिसिट एक्सक्लूड करता है। प्राइमरी डेफिसिट का मामला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इसने इंक्लूड की बात करी। जब इंक्लूड की बात करी, चाहे आप आंसर लिखो रेवेन्यू डेफिसिट, चाहे आप आंसर लिखो फिस्कल डेफिसिट, दोनों में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है। क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो बेटा कहीं ना कहीं इसमें भी इंक्लूडेड है इंटरेस्ट। तो आंसर हो गया इधर रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट इक्वली करेक्ट है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। यस बेटा इट इज वेरी ट्रू। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक, बेटा वो स्टॉक वेरिएबल ही तो है। इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम यही तो देखते हैं, 31 मार्च के दिन रात को 8 बजे मेरी इन्वेंट्री कितनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। Which of the following is not a factor payment? That simply means which of the following is a transfer payment? मैं क्यों नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन को पढ़ूं, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट है? पढ़ते हैं जी। फ्री यूनिफॉर्म टू द डिफेंस पर्सोनल, सैलरी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेंट पेड टू द ऑनर ऑफ बिल्डिंग, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट। बेटा पूरा का पूरा ध्यान खींच लिया ना इस वर्ड ने आपका। फ्री यूनिफॉर्म दिमाग में जा रहा है, बस यही ट्रांसफर पेमेंट है। फ्री है, बिना करे मिल रही है। बेटा बिना करे नहीं मिल रही। अगर आप डिफेंस पर्सोनल हो तो ये चीज आपके काम करने के लिए जरूरी है, ये कोई ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। ठीक है ना जी। एक इंसान अगर नौकरी पे आ रहा है, आप सर्व कर रहे हो इंडियन आर्मी को, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या करेंगे? यूनिफॉर्म तो देंगे ही ना आपको। ये कोई फ्री पेमेंट नहीं है, बस नाम ही फ्री नजर आ रहा है आपको। एमपीज को अगर सैलरी मिल रही है वो भी फ्री नहीं मिल रही, आप सर्विसेज दे रहे हो तो सैलरी मिल रही है। ठीक है जी। अगर आप रेंट पे कर रहे हो, अगेन बेटा आपने बिल्डिंग किराए पे दे ले रखी है बेटा, ऐसे तो फ्री में आप भी नहीं पे कर रहे। स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट, ये एग्जांपल है बेटा ट्रांसफर पेमेंट का। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है बेटा, ये पढ़ते हैं। बेटा कहते हैं एडी इज इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई।
बेटा चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, एडी तो एएस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, बेटा हाँ बिल्कुल एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो जो बाकी लोग हैं बेटा कहीं ना कहीं और तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इकोनॉमी में एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है ही। अभी आगे बढ़ो, रिसोर्सेज आर नॉट फुली पेड और एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्सेस भी फुली पेड नहीं है और एफिशिएंटली यूज नहीं हुए होंगे। बिल्कुल बेटा, मैंने जब बोल ही दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो कई लोग खाली बैठे हुए हैं, रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूज नहीं हो रहे। और बेटा डी ऑप्शन, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, यही बेटा इंफॉर्मेशन गलत है और यही मेरा करेक्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि मुझसे नॉट ट्रू इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वेदर all financial institution are banking institution, it is totally false। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर हाल में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कंसल्टेंसी भी देते हैं, टेक्निकल एडवाइसेस भी देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे बढ़ो, combined factor income which can't be separated into various factor income component is known as। मैं आपको यहाँ पर एक बात बोल देता हूँ, सबसे मुश्किल कोई क्वेश्चन अगर 1 मार्कर में होता है तो वो फिलअप होता है, ठीक है ना। और फिलअप में भी बेटा ऐसा काइंड का क्वेश्चन, ठीक है जी। दूसरे काइंड के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं डैश और डैश, ये ऑप्शन आएगा इस फिलअप में या ये ऑप्शन आएगा, ये भी बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना बेटा आपके दिमाग के सारी नसें खोल देता है, समझ नहीं आता भैया कहाँ से दे दिया और क्या दे दिया। ठीक है, खैर मैं इसका आंसर करता हूँ। combined factor income which can't be separated into various factor income component is it is known as mixed income। बेटा मिक्स्ड इनकम में ही तो एक ऐसी इनकम है जहां से हम बेटा वेरियस कंपोनेंट सेपरेट नहीं कर सकते। याद करो बेटा, आपने पढ़ा होगा स्मॉल रिटेलर्स की इनकम मिक्स्ड इनकम में काउंट होती है। एक इंसान है बेटा जो सलून चला रहा है और अपनी लैंड नहीं है, उसकी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड अपनी नहीं है, लेबर अकेला काम कर रहा है, सारी कैपिटल खुद लगा रखी है और अकेला ही एंटरप्रेन्योर है। बेटा इसके गले में 800 रुपए बच गए आज रात को, कैसे सेपरेट करोगे, कैसे सेपरेट कर लोगे कि लेबर के तौर पर आपको क्या वेजेस मिलनी चाहिए, कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज करोगे और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कितना है, करो 800 को सेपरेट, कभी नहीं हो सकते बेटा। स्मॉल रिटेलर की इनकम कभी भी बेटा सेपरेट नहीं हो सकती, तो वहां पर बेटा हम उसको मिक्स्ड इनकम में ही पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। If MPS's 0.25 and the initial change in investment is rupee 250 CR, then the final change in the income would be, choose the correct alternative। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ या मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है ना बेटा 1/MPS। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा तो बेटा मल्टीप्लायर का आंसर आ गया होगा 4 टाइम्स। अगर मल्टीप्लायर 4 आ गया है तो मल्टीप्लायर का एक दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये मेरे पास 4 है, डेल्टा वाई मुझे निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मुझे 250 CR गिवन है, तो बेटा चेंज इन इनकम वुड बी 1000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वन, डिफाइन द टर्म पब्लिक गुड्स। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं बेटा, क्या होते हैं पब्लिक गुड्स। बेटा पब्लिक गुड्स में भी डिफाइंड एज नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड नॉन राइवलरस गुड्स, ये दो बेसिक फीचर होते हैं बेटा जो पब्लिक गुड्स में होते हैं, ठीक है ना। और पूरी डेफिनेशन को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस गुड्स। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, अगर आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, वैसे 1 मार्क क्वेश्चन है तो इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये है बेटा, अगर कोई एक इंसान यूज कर रहा है तो आप दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। सबका बराबर राइट है, सब यूज कर सकते हैं। क्या हो सकता है एग्जाम्पल पब्लिक गुड्स के, कोई बेटा रोड की बात कर लो, कोई बेटा बात कर लो आप हाईवेज की, इंडियन रेलवे की बात कर लो, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना जी। एक इंसान के यूज करने का मतलब ये नहीं होता दूसरा एक्सक्लूड हो गया, और एक इंसान के यूज करने पर दूसरे के लिए क्वांटिटी कम रह जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं होती।
तो नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, ये दो बेसिक फीचर होते हैं बेटा पब्लिक बुक्स के। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 1 मार्कर, शुरू के 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स थे। NDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होगा? इक्वल्स टू डैश। बेटा अगर NDFCF में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया जाए तो ये NDCF बन जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपने मेरी लॉन्ग वीडियोस देखी हैं और मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ ये भी पता है आपको। और ये क्वेश्चन चॉइस में आया हुआ है, पढ़ देते हैं चॉइस वाला क्वेश्चन भी। When nominal GDP is 840 CR and the price index is 120, then the real GDP will be, real GDP कितना होगा? बेटा फॉर्मूला लगा दो, प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है? प्राइस इंडेक्स बराबर होता है बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्राइस इंडेक्स अगर 120 है एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 840 करोड़, रियल जीडीपी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू है ही नहीं। कैंसिल करो 700 आ गया, रियल जीडीपी की वैल्यू आ गई बेटा 700। चलो जी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने सारे क्वेश्चन कर दिए बेटा 1 मार्कर्स। आगे बढ़ते हैं। 11th one, subsidies to the producer should be treated as transfer payment. Defend or refute the given statement with valid reason or explain circular flow of income in two sector economy. Although बेटा मैंने कभी ना कभी किसी ना किसी सैंपल पेपर में इस चीज की बात कर दी है, ठीक है ना, इसकी बात नहीं करते, आज इसको देख लेते हैं बेटा। वी विल टोटली रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट, डिफेंड मत करने बैठ जाना है स्टेटमेंट को। सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर कभी ट्रांसफर पेमेंट नहीं मानी जाती, सर्विसेज टू द, सब्सिडीज टू द हाउस होल्ड मानी जाती है बेटा। क्यों नहीं मानी जाती बेटा? वजह भी है, एक बात बताओ, सब्सिडी प्रोड्यूसर को, फर्म्स को क्यों मिलती है? दो वजहों से। अगर सरकार के मन मुताबिक चीज का प्रोडक्शन करोगे तो सब्सिडी मिलेगी, सरकार की मन मुताबिक जगह पर प्रोडक्शन करोगे तो सब्सिडी मिलेगी। दो ही वजह से मिलती है। सरकार की मन मुताबिक चीजें आज की तारीख में सोलर पैनल, ईवी हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ, सोलर पैनल बनाओ, सरकार सब्सिडी देगी। नहीं तो सरकार की मन मुताबिक जगह पर प्रोडक्शन करो। कुछ एरिया सरकार बता देती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भगवानपुर है बेटा, सहारनपुर के आसपास, कभी बताया था सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बद्दी, सरकार ने बताया था, मेरी लॉन्ग वीडियोस में भी सेम मैटर है बेटा। तो बाबू अगर आपने सरकार के मन मुताबिक चीज का प्रोडक्शन करा, सरकार के मन मुताबिक जगह का प्रोडक्शन करा, तो आप सरकार को कुछ तो दे ही रहे हो। अगर उसके बदले में सब्सिडी मिल रही है तो बेटा ये टू वे ट्रांसफर है, ये कोई ट्रांसफर पेमेंट नहीं काउंट होगी, ठीक है ना जी। तो हमने रिफ्यूट करा स्टेटमेंट को, मैंने लॉजिक बता दिया, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट जीवीए एट एमपी, मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और मुझे डेटा गिवन है बहुत सारा। कोशिश करते हैं यही कर देते हैं बेटा। जीवीए एट एमपी कैसे निकल सकता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकल सकता है? देखो मैं डेटा देख रहा हूं, मुझे डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट इस सेंस में डेटा दिया गया है। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स को भी हमने फर्दर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट ऐसा लिख लिया बेटा, एक्सपेंड कर लिया चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डोमेस्टिक सेल्स गिवन है 200, exports 10, change in stock minus 10, intermediate consumption सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कुछ और नहीं बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। पहली बात तो प्रोड्यूसर गुड्स है, फर्म इस्तेमाल करेगी। दूसरा सिंगल इज द यूज, दैट मींस एक इस्तेमाल के बाद आइडेंटिटी खत्म, अपनी कोई आइडेंटिटी बचेगी नहीं। यही तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, यानी कि आंसर वुड बी 80। तो बहुत स्पीड पर हमने इसको भी कर लिया। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने यहाँ पर इसको बहुत भगा दिया, बेटा ये चीजें ना सेल कैसे, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, अगर मैं इनको समझाने बैठूंगा वीडियो 3 आवर क्रॉस कर जाएगी, 3 आवर भी क्रॉस करेगी एक सिंगल वीडियो। आप सबका इंटरेस्ट खुद ही खत्म हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं इन चीजों को ना बेटा लॉन्ग वीडियोस में पढ़ सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, पर मैं काफी कुछ 70 to 80% सिलेबस कवर यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आप सारी वीडियोस देखते हो बेटा 10 पेड और 10 फ्री, तो कहीं ना कहीं आप देख लेना बाबू कि मेरा 70 to 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। Taxation is the effective tool to reduce inequality of income. Justify the given statement with valid reason. बिल्कुल ही स्टेटमेंट जस्टिफाइड है बेटा। टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं आप इनइक्वालिटीज को कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? एक एग्जांपल समझते हैं।
बेटा इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स, ये ना बड़ा प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव मतलब जिस हिसाब से प्रोग्रेस करोगे उस हिसाब से बेटा टैक्स देना है। मैं स्लैब की बात करता हूँ, 0 to 5 लाख अगर आपकी इनकम है, आपको कुछ टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% देना है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% देना है। ठीक है जी। मान लो बेटा कोई इंसान 40,000 रुपये महीना कमाता है, तो उसकी इनकम कितनी होगी बेटा? उसकी इनकम हो गई है 4,80,000। कोई टैक्स देना उसको? नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। एक इंसान 20,000 रुपये महीना कमाता है, 12 महीनों के 2,40,000 कमाता है, ये इंसान मेरी नजर में बेटा इट इज नॉन पुअर। मैं इसको रिच तो नहीं कहूंगा, पर पुअर भी नहीं कह रहा, तो नॉन पुअर है ये। ठीक है जी। ठीक है। और एक इंसान मैं कहूँ 75,000 रुपये महीना कमाता है, तो साल का उसका पैकेज 9 लाख रुपए का, उसके ऊपर टैक्स कितना? देखो बेटा, शुरू के 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, अगले 4 लाख पे 20% टैक्स, यानी कि 80,000 का टैक्स। अगर इसकी इनकम ऐसे 80,000 रुपये सरकार छीन लेगी, ये जो खाई है आप दोनों के बीच की, ये खाई कम नहीं हो रही? दिखाई दे रहा है बेटा, ये खाई कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इनइक्वालिटी है ना बेटा, रिच और पुअर के बीच की, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। पुअर को सब्सिडीज देकर और रिच के ऊपर टैक्सेस लगाकर सरकार इस खाई को कम करती रहती है। तो बेटा मैंने जस्टिफाई कर दिया कैसे ये खाई कम हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर व्हाट डस द गैप के टी रिप्रेजेंट? ये है बेटा के और टी का डिफरेंस। स्टेट एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। बड़े काम की बात है बेटा। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से डायग्राम, खैर आपको समझ पता आ रहा है कि नहीं आ रहा। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ए एस कर्व है बेटा एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है ना जी। ए डी और एस ने इंटरसेक्शन कर रखा है, और ये ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मुझे दिख रहा है। ये जो सिचुएशन है बेटा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट करें? दो फिस्कल मेजर। पहले तो बेटा जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। बेटा फिस्कल मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर मुझसे मॉनेटरी मेजर्स पूछता तो मॉनेटरी मेजर्स आर टेकन बाय द आरबीआई। तो बेटा मुझसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो मेजर पूछे गए। देखो बेटा, इन्फ्लेशन आने की सिर्फ एक ही वजह होती है, अगर इकोनॉमी में अंधाधुंध पैसा डाल दोगे ना, अंधाधुंध पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा जाएगी, तो इन्फ्लेशन आता है। और अगर इन्फ्लेशन को करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट कर सकते हो? पैसे को निकाल दो इकोनॉमी से, पैसे को कम कर दो इकोनॉमी में बेटा। कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करे बेटा? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बिल्कुल कम कर दे। अगर गवर्नमेंट खर्चेगी नहीं तो लोगों को मिलेगा नहीं, लोगों को मिलेगा नहीं तो इकोनॉमी से पैसा गया। यही तो आप चाहते हो कि इकोनॉमी में पैसा कम से कम पहुंचे, क्योंकि पहले से इन्फ्लेशन चल रहा है। दूसरी बात, इंक्रीज इन द टैक्स रेट। इंक्रीज इन टैक्स रेट। सपोज कि पहले टैक्स रेट 20% था बेटा, 30 कर दो, 40 कर दो। आप लोगों से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करोगे, आपकी जेब में ज्यादा आएगा, इकोनॉमी से पैसा आउट होगा। यही करना है इस सिचुएशन में। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन से कैसे निपटा जाए हमने देख लिया बेटा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों। और एक और भी क्वेश्चन था बेटा, ये चॉइस का क्वेश्चन है, इसके साथ आया था, ये और का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द रिवर्स रेपो रेट हेल्प इन करेक्टिंग एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी। चलो 1 मिनट की बात इस पे भी कर देते हैं, वैसे मेरे को लग रहा था कि बड़ा ही हो जाएगा बेटा ये लेक्चर भी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपने एक्सेस मनी को पार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब नाम है रिवर्स रेपो, समझ तो गए होंगे प्यारे बच्चे। बेटा वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी पार्क कर सकता है सेंट्रल बैंक के पास। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए सेंट्रल बैंक को। बढ़ाने से क्या होगा? मान लो पहले सेंट्रल बैंक को इनको ब्याज देता है 3%, आज सेंट्रल बैंक ने कह दिया मैं 5 दूंगा। अब बाबू सभी कमर्शियल बैंक को ये लगता है कि सेंट्रल बैंक तो पैसा लेके थोड़ी भागेगा, ये तो भैया समझ रहे हो ना क्या है, खुद में ही पैसों की खान है, ये कैसे भाग जाएगा? और इतनी सेफ चीज अगर मुझे 5% इंटरेस्ट दे रही है, तो मुझे पब्लिक को लोन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? सारा एक्सेस मनी पार्क करके बैठ जाऊंगा सेंट्रल बैंक के पास, और 5% चुपचाप कमाता रहूंगा। क्या होगा बेटा? ऐसा करने से कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन नहीं दे पाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई पहुंचेगी नहीं। यही तो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमी में पैसा ना पहुंचाना, क्योंकि पहले से इन्फ्लेशन आ रखा है, एक्सेस डिमांड है बेटा।
चलो जी प्यारे बच्चों, मैं जितना शॉर्ट में क्लियर कर सकता था मैंने उतना जल्दी क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। वैसे मैंने सेम बात लास्ट लेक्चर में भी बताई है बेटा। कहीं ना कहीं अगर आप देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन जो 24, 23 और 22 करे मैंने, उनमें से कई मैंने इसकी बात पक्का कर रखी है। बेटा एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक क्या करता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट खोलता है इंक्लूडिंग जेएन के। एज वेल एज बेटा उनको लोन भी देता है, उनके डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। एज अ बैंकर तो ये करता है। एज अ एजेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इशू करता है मार्केट में और उसको बाय सेल करने का काम करता है। नौकर की तरह काम कर रहा है बिल्कुल सेंट्रल बैंक। और एज अ एडवाइजर क्या करता है बेटा, फाइनेंशियल एडवाइस देता है रिगार्डिंग द मॉनेटरी हालत ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना जी, कि क्या हालात चल रहे हैं, मॉनेटरी हालत कैसी चल रही है हमारे देश की। तो ये सारी बातें बेटा सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड करने की। चलो खैर, तीनों की बात मैंने कर दी एक बार फिर से। 16th वन ए, बाबू 16th और 17th क्वेश्चन दोनों 6 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है ना, इनको देखकर डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा दोनों अलग अलग चीज है। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल अलग चीज है वर्सेस डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर बेटा मैंने वर्सेस लिख दिया। ये कंसेप्ट बहुत अलग है, ये कंसेप्ट बहुत अलग है। फोकस ऑन द वर्ड डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बेटा। यानी कि इसका सिंपल सिंपल मतलब क्या है बेटा, उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है जो इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई। वर्ड है डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, उनकी डिमांड कितनी चल रही है। और इसका क्या मीनिंग है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए। डोमेस्टिक डिमांड होना गुड्स एंड सर्विस की अलग चीज है, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल अलग चीज है। आई होप मैंने बात क्लियर कर दी। डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस का क्या मतलब है, डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कि वो कहां प्रोड्यूस हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा यहां लिखा हुआ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, इनका एरिया ऑफ प्रोडक्शन मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उनकी डिमांड कितनी है बेटा। यानी कि बेटा ये प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस हुए, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बोलूं, और ये प्रोडक्ट कहीं पर भी प्रोड्यूस हुए हो सकते हैं, इसकी इंडियन मार्केट में कितनी डिमांड है, बात ये चल रही है। दूसरी बात, इसका कहीं ना कहीं लिंक ना बेटा एक्सपोर्ट से दिखाई देता है, इसका लिंक बेटा इंपोर्ट से भी दिखाई देता है। अगर हम इस चीज को देख ही नहीं रहे कि एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वो गुड्स इंडिया में भी प्रोड्यूस हो सकता है और इंपोर्ट भी हुआ हो सकता है। और अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही इंडिया में हुआ है तो बेटा ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं उसका, नहीं तो इंडियन मार्केट में भी कंज्यूम हो सकता है। तो इसका ज्यादा लिंक हमें ना एक्सपोर्ट से दिखाई देता है और इसका ज्यादा लिंक हमें इंपोर्ट से दिखाई देता है। आई होप मैंने दोनों डिफरेंस क्लियर कर दिए जो पॉसिबल हो सकते थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस, ऑल्दो अ वेरी इजी टर्म। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है बेटा, अगर मैं कहूं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटा करंट अकाउंट डेफिसिट अराइज होता है। करंट अकाउंट सरप्लस कब अराइज होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटा अराइज होगा करंट अकाउंट सरप्लस। बेटा डेफिसिट की वजह से ना कहीं आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज का, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनफ्लो होता है। तो जो दो पॉसिबल डिफरेंसेस यहाँ पर है बेटा हमने वो भी डिस्कस कर दिए। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन मुझे ए पार्ट में दिख रहा है न्यूमेरिकल और बी पार्ट में दिख रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बेटा मैं हमेशा, आपको पता है मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, मैं खुद होऊंगा हमेशा न्यूमेरिकल करूंगा, क्योंकि मैं एक भी नंबर देना नहीं चाहता, और मुझे पता है बेटा अगर न्यूमेरिकल मैंने 100% करेक्ट करा है एक नंबर नहीं जाएगा। ठीक है ना, थ्योरी में बेटा मुझे नहीं पता कि मैं सामने वाली के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाऊंगा क्या, तो मैं कभी भी इसके लिए नहीं जाऊंगा बेटा। मैं 17th क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ डेटा गिवन बिलो।
प्लान्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तीनों ही बहुत आसान है, मतलब मुझे लगता है खोदा बाड़ा और निकली चुईया। भैया सेविंग्स की वैल्यू पूछ रहे हो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर, भैया इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है, एस और आई बराबर होते हैं, ठीक है ना। और अगर एस और आई बराबर होते हैं, आई गिवन है बेटा 100 करोड़, तो एस कितना 100 करोड़। मतलब अगर दो नंबर में 2 मार्क्स ईच है ये, तो भैया ये 2 नंबर तो मुझे लगता है फ्री के हैं, बांटने के लिए बैठे हो आप तो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की रही बात, बेटा इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एस और आई बराबर होते हैं, तो मैंने एस की वैल्यू आई पुट कर दी। अब निकाल लेते हैं बेटा, सी की वैल्यू पुट करो। गिवन था आपको कंजम्पशन फंक्शन, बेटा 0.50y उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 0.50y बचेगा 150 के बराबर, यानी कि y आ जाएगा 300 करोड़ रुपए। तो पहले पार्ट का भी आंसर मिल गया 300 करोड़, और सेकंड पार्ट का तो मैंने वन स्टेप आंसर निकाला था। अब मुझसे पूछा जाता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। बेटा कंजम्पशन फंक्शन किसके बराबर होता है, सी बार प्लस बी वाई के। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो b की वैल्यू, b एमपीसी को बोलते हैं बेटा, वैल्यू आ जाएगी 0.50। फॉर्मूला लगा लो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब 1/1 माइनस 0.50, और ये क्या आ जाएगा बेटा, इट इज 2 टाइम्स, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 2 गुना। आई होप ये भी बात अब बिल्कुल ओके हो चुकी है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बेटा किसी टाइम पर ना माइक्रो और मैक्रो पार्ट हुआ करता था 12th क्लास का, ठीक है जी। मुझे मैक्रो बहुत आसान लगती थी, मैं हमेशा क्या करता था, वहां पर सेक्शन बी मैक्रो होता था। मैंने इवन बोर्ड के पेपर में भी यही किया है, सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट किया, ठीक है जी। आपके लिए तो बेटा बहुत सुकून की बात है, सेक्शन ए ही मैक्रो है। मैक्रो हद से ज्यादा आसान है, 40 आउट ऑफ 40 लाना बहुत बहुत आसान है। लेकिन मैं बात करूं बेटा आईडी की, आईडी इज नॉट अ जोक, ठीक है जी। थॉरो रीडिंग चाहिए एनसीईआरटी की एटलीस्ट 5 टाइम्स, तब जाकर बेटा आप 40 में से 40 के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बनते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर आपने आईडी अच्छे से नहीं कर रखी, मैं अपने बैचेस में ना बेटा लॉन्ग वीडियोस में एनसीईआरटी ही पहले पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है एनसीईआरटी फोकस्ड हो जाओ, कम से कम 5 बार पढ़ो, तो बेटा 40 के कैंडिडेट हो आप। चलो क्या पढ़ते हैं, सेक्शन बी। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक है ना बेटा। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लाई गई थी, तो बेटा वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई थी, बेटा वो हम फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ला रहे थे बेटा। वैसे आई होप कहीं ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं बता देता हूँ बेटा ये क्या गड़बड़ हुई है, मुझे अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर ना बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसने कहा है फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। यहाँ पर वर्ड आएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। अब बिल्कुल ठीक हो गया ये, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी नहीं है। यूज ऑफ बायोगैस, यूज ऑफ सोलर पावर, यूज ऑफ थर्मल पावर और हाइडल पावर। बेटा यूज ऑफ थर्मल पावर, थर्मल पावर स्टेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एमिट करते हैं। एज वेल एज बेटा कोल की जरूरत पड़ती है, कोल को जलाने की जरूरत पड़ती है अगर आपको थर्मल पावर स्टेशन का इस्तेमाल करना है। तो भैया कहाँ से सस्टेनेबल है वो, समझ सकते हो आप। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन, अभी मैंने ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करी थी, मैंने कहा था जहाँ 2 ऑप्शन देता है, बहुत ईजी है। अगर सिर्फ इतना लिख देता मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन, सोचते रहो भैया क्या लिखे, किस देश के बारे में लिखे, कभी नहीं पता लग सकता। तो बेटा ये पाकिस्तान में काफी हाई है, तो आप लिख सकते हो आंसर पाकिस्तान। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ मार्केटेड सरप्लस और स्टेट द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। मैं तो सब्सिडी लिख देता, लेकिन बता दोनों के बारे में दूंगा। सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्सिडी एक फाइनेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 सेंटेंस क्वेश्चन।
और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है बेटा? मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? जब आप कोई क्रॉप प्रोड्यूस करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए रखने के बाद जो मार्केट में बेच देते हो उसे मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। चलो जी खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इंडिया वाज रैंक्ड एट 130th पोजीशन, नॉट 180th पोजीशन। बेटा इंडिया की रैंक 130 थी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। आगे बढ़ जाओ 23। If a construction site manager hired two worker on a daily wage basis, such a situation is covered under informal sector। बेटा फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी के उस सेक्टर को बोलते हैं जहां 10 और मोर वर्कर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जो बेटा कहीं ना कहीं रेगुलर सैलरीड पर है उनको बेटा हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देंगे, लेबर लॉस उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ये सब इनफॉर्मल सेक्टर की ही बात चल रही है। Which of the following country initiated its process of economic reform in the year 1991? बेटा ये तो इंडिया, ठीक है ना जी, इंडिया ने ही इनिशिएट करे थे बेटा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म। आपने इंडिया पाकिस्तान चाइना में पढ़ा होगा, पाकिस्तान 1988, ठीक है, ये 78। तो बाबू आगे बढ़ जाते हैं। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ डैश आर फाउंड इन वुमेन वर्कर एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। बेटा ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ डैश आर फाउंड, ठीक है जी, और मुझे चूज करना है कि रूरल और अर्बन। बेटा ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ डैश आर फाउंड इन वुमेन वर्कर। कहीं ना कहीं कुछ इशू है बेटा इस क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार मुझे अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें 25th क्वेश्चन में। 26 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कौन सी फॉल्स? गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1923 विद 48 मेंबर कंट्रीज। बेटा फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों? गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज। इन्होंने ना बेटा ये डेटा रिवर्स कर दिया। कई बार ना हमारी आंखों में ना वो डेटा चिपका हुआ होता है, ठीक है ना जी, और हमें ना दिख रहे होते हैं जब सेम सेम वर्ड, हम इसी को ट्रू करके आ जाते हैं। थोड़ा सा देख के बेटा, GLF with respect to People's Republic of China refers to as greatly forward। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटली फॉरवर्ड। हमने तो पूरा का पूरा नोट पढ़ रखा है इसके ऊपर। Discuss briefly the concept of informalization of workforce in India. State any three challenges facing rural development in India। मैं ये लिख देता बेटा पक्का। informalization क्या है बेटा? Informalization refers to a situation when the people find more job in the informal sector, that means unorganized sector, than the formal sector in the economy। बेटा इंडिया के हालात फिलहाल इनफॉर्मलाइजेशन के हैं, जहां इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ज्यादा है। क्या इसका कोई नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है बेटा। एम्प्लॉइज के ऊपर लेबर लॉ नहीं लगता, ठीक है, लेबर लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता एम्प्लॉय को, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में फर्क क्या है बेटा? फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है इकोनॉमी का जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये सारी बातें एक्सप्लेन कर देना, 3 नंबर पक्के हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद अ वैलिड रीजन। ठीक है जी, इंडिया और चाइना का डेटा कंपेयर करना है वैलिड रीजन के साथ। पढ़ते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2015 का गिवन है मुझे, इंडिया का 1.2, चाइना का 0.5। जेंडर रेशो, ठीक है जी, पर 1000 मेल्स 2050 का गिवन है, इंडिया का 9:9, चाइना का 941। अब सुनना जी आराम से बात बाबू, एक कम से कम पॉइंट इस पर, एक पॉइंट कम से कम इस पर, इतना तो आपका बनता है लिखना, तभी नंबर डिजर्व करोगे। अब मैं इसके ऊपर एक बात बोलता हूं, आप क्या लिखोगे? ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1979 चाइना इज एबल टू रिड्यूस इट्स एनुअल ग्रोथ रेट टू 0.5% ओनली। बेटा 1979 में चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था, उसकी वजह से इनका ग्रोथ रेट 0.5% रह गया। दैट्स इट। India's annual growth rate of population is alarming high that soon India will cross the Chinese population। बेटा अब मुझे ये मत बताना, आप कोई ज्यादा ज्ञान मत फेलना, ठीक है, कि भैया इंडिया तो क्रॉस कर ही चुका है चाइना को। बेटा ये स्टैट मुझे 2015 का दिया, ठीक है, और ये मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ बेटा अभी 2020 का, ठीक है ना। 2020 में तो मैं यही लिखूंगा ना, अगर 2020 में मैं पेपर दे रहा होता तो मैंने यही लिखा होता ना, इंडिया विल सोन क्रॉस द चाइनास पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ इस बात को।
आगे बढ़ो, जेंडर रेशो की बात करते हैं बेटा। इंडिया 9:9 और बेटा चाइना 9:41। बेटा जेंडर रेशो, अगर मैं सेक्स रेशो की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि दोनों की दोनों कंट्री बेटा मेल बायस्ड है। ठीक है जी। इंडिया में देखो बेटा हालात, चाइना के भी बहुत अच्छे हालात नहीं है बेटा, बस ये है कि ये कह सकते हो कि इंडिया से तो थोड़ा सा जेंडर रेशो इनका हाई चल रहा है, लेकिन बेटा दोनों की दोनों कंट्री जेंडर बाइस्ड है, सोशली बैकवर्ड है बेटा। जहां फीमेल को अब बिल्कुल एडवांटेज नहीं देना चाहते, फीमेल चाइल्ड को पैदा ही नहीं करना चाहते। तो एक बात इस पर हो गई, एक बात इस पर हो गई, हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में हुए गए दो मेजर चेंजेस की बात कर देता हूं। सबसे पहले शिफ्टिंग इन द आरबीआई रोल फ्रॉम द रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। बेटा आरबीआई को ना 1991 से पहले हम रेगुलेटर बोलते थे, आज की तारीख में फैसिलिटेटर। As a regulator, RBI would fix the interest rate structure for the bank. As a facilitator, it would left it to the banks to fix their own interest rate structure. बेटा जब तक आरबीआई रेगुलेटर था ना, सारे बैंक्स को कहता था मैं बताऊंगा कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, मैं बताऊंगा एफडी पर कितना इंटरेस्ट देना है, किस लोन पे कितना चार्ज करना है, किस अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देना है, ये आरबीआई तय करता था और सारे बैंक वही फिक्स करते थे। लेकिन बेटा आरबीआई ने अपना रोल बदल दिया 1991 के बाद, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कन्वर्ट हो गया। ऐसा फैसिलिटेटर आरबीआई वुड लेफ्ट इट टू द बैंक्स टू फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, कि अब आप अपने इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर खुद फिक्स कर लो। जिसको लगता है भैया मैं कमा लूंगा 4% ब्याज देके भी सेविंग अकाउंट में, आप 4 दे दो। जिसको लगता है नहीं 4 ज्यादा है, मैं 3 देना चाहता हूँ, आप 3 दे दो। आपको लगता है मैं 3.5 देना चाहता हूँ, 3.5 दे दो। लोन पे आप 10 लेना चाहते हो, 9 लेना चाहते हो, 8, 11, 12, सब आपकी मर्जी है, आप खुद देखो। ठीक है जी। ये आरबीआई के रोल में पहला मेजर शिफ्ट हुआ बेटा। दूसरा मेजर शिफ्ट की बात करूं बेटा, इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स, बोथ द इंडियन बैंक एंड द फॉरेन बैंक्स। बेटा प्राइवेट बैंक इंडियन मार्केट में आने लगे, चाहे वो इंडियन बैंक थे चाहे वो फॉरेन बैंक थे। आपने नाम सुना होगा एचएसबीसी बैंक का, फॉरेन बैंक है बेटा। ठीक है जी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का फॉरेन बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा का इंडियन बैंक है पर प्राइवेट बैंक है। इन सब की इमरजेंस 1991 के बाद ही हुई है। चलो खैर, आई होप मैंने दोनों बातें क्लियर करी हैं। डिस्कस ब्रीफली एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्कस ब्रीफली द रेशनल बिहाइंड द इक्विटी विद ग्रोथ एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। बेटा ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, पहले आ चुकी है 24, 23 या 22 के पेपर में। अभी मैं इसकी बात कर देता हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जब ये क्वेश्चन दोबारा आएगा मैं इसका डिस्कशन पक्का से करूंगा। तो बेटा देखो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इक्विटी को अलग एक्सप्लेन करना, ग्रोथ को अलग एक्सप्लेन करना। और ग्रोथ का मतलब कुछ और नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट से। आई होप जीडीपी का मतलब क्लियर है आपको। जीडीपी क्या है बेटा? वही मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना जी। आप सबसे पहले जीडीपी का मतलब बताना। ग्रोथ का क्या मतलब है? व्हेन व्हेन सच अ इंक्रीज इज कंसिस्टेंट इन द जीडीपी इट इज नोन एज ग्रोथ। बेटा कई बार हम स्टैट पढ़ते हैं कि इंडिया में ना जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है। बेटा अगर ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है ना, तब आप इसको ग्रोथ कहोगे, ये नहीं एक साल बढ़कर रुक जाए। बेटा एनसीईआरटी ने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया था, एज्यूम अ जीडीपी जस्ट लाइक अ केक। ठीक है ना, जीडीपी को एज्यूम कर लो केक की तरह, एंड ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द साइज ऑफ केक। ठीक है, और ग्रोथ को ऐसे एज्यूम करो साइज बढ़ता चला जा रहा है केक का। जितना बड़ा साइज होगा ना बेटा केक का, उतने ही ज्यादा लोग एंजॉय कर पाएंगे। ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है बेटा। रही बात इक्विटी की, बेटा इक्विटी का मतलब किसी भी हाल में इक्वल होता नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है बेटा इक्विटेबल। देखो इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब यह बेटा स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का चपड़ासी, दोनों की सैलरी बराबर। ऑब्वियसली नो सोसाइटी वुड सीक दिस, कोई नहीं चाहता। ठीक है ना जी। इक्वल का मतलब क्या होता है? एवरीवन गेट इक्वल शेयर इन द नेशनल इनकम। बेटा कोई सोसाइटी ऐसी नहीं, कोई देश ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो। बेटा हम सब इक्विटेबल चाहते हैं। इक्विटेबल मतलब डिफरेंसेस अलाउड, but difference should be on the basis of qualification, on the basis of experience। ठीक है ना, on the basis of background। बेटा डिफरेंस अलाउ होना चाहिए आपके शेयर में नेशनल इनकम के, पर बेटा एक लिमिट में होना चाहिए और कुछ बेसिस होने चाहिए उसके। ठीक है ना जी। लेकिन इंडिया में क्या है बेटा, हम सच में
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ बैच में बेटा, एक डॉक्टर 1 आवर की सर्जरी परफॉर्म करता है बेटा, ठीक है, 1 लाख रुपए चार्ज कर देता है। 1 घंटे की एक सर्जरी, 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर को, ठीक है ना। उसी के क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन 8,000 रुपए महीने में खड़ा हुआ है, जो साल लगाएगा तब भी बेटा 96,000 बैठेंगे, उसके 1 लाख नहीं बैठेंगे। द डिफरेंस इज टू हाई टू बी सोशली जस्टिफाइड। ये जो गैप है बेटा, ये जो खाई है ना, बहुत बड़ी है, ये सोशली जस्टिफाइड नहीं है। तो मैंने दोनों बातें समझा दी बेटा, आप कैसे लिखोगे। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा हमारे कोर्स में नहीं है। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पावर सेक्टर इन इंडिया। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया बेटा, नहीं है। आईडी में बेटा पहले 10 चैप्टर हुआ करते थे, अब 8 चैप्टर है। ये जो 2 चैप्टर हट गए, ये सिलेबस वहां का है। 2020 तक सब कुछ कोर्स में था। कोविड की इन्वोकमेंट के बाद बेटा सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ था, जो आज तक सीबीएसई ने वापस नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। 33 ए पार्ट और बी पार्ट। एक्सप्लेन हाउ डस इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे बेटा ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। बेटा ह्यूमन कैपिटल की बात करो, चलो ये बात आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ी होगी बेटा। लेबर स्किल ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। इतना तो बस समझते हो कि एक एजुकेटेड पर्सन है, उसके बाद लेबर स्किल थोड़े से ज्यादा होते हैं अनएजुकेटेड पर्सन से। Hence the farmer is able to contribute more in the GDP than the later। ठीक है जी, जो फॉर्मर है यानी कि मैं जो एजुकेटेड पर्सन की बात कर रहा हूँ पहले, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। टेक्नोलॉजी को कौन जल्दी अडॉप्ट करेगा? ऑब्वियसली बेटा टेक्नोलॉजी सीखने में जल्दी एजुकेटेड पर्सन आगे आएगा, अनएजुकेटेड पर्सन को सीखने में टाइम लगेगा। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करोगे तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, हेंस आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। खैर मैंने बता दिया बेटा 3 नंबर में इसको कैसे लिखा जा सकता है। स्टेट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 2 से 3 बार बात की है बेटा, इसको दिमाग में छाप लो। क्या होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग? बेटा जब आपने क्रॉप प्रोड्यूस कर दी और जब तक आपने सेल नहीं करी, बीच की सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। क्या क्या एक्टिविटी आती है मैं बता देता हूं। आप 6 बातों को, 6 मैटर्स को लिख सकते हो इसमें। सबसे पहले गैदरिंग ऑफ प्रोड्यूस और असेंबलिंग ऑफ प्रोड्यूस, कुछ ही कह दो। अगर प्रोडक्शन हो गया क्या करोगे बेटा? गैदर ही तो करोगे अपनी प्रोड्यूस को, असेंबल ही तो करोगे। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस। प्रोसेसिंग मतलब सेपरेटिंग स्ट्रॉ फ्रॉम द क्रॉप, मतलब भूसे को अलग कर दो बेटा अपनी क्रॉप से। देन ग्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस, साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग करो, अलग अलग रेट पर बेचो। देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस, देन स्टोरिंग द प्रोड्यूस एंड सेलिंग व्हेन द प्राइसेस लुक्रेटिव। ये 6 बातें आती हैं, मैंने 6 की 6 बोल दी, पहले भी बोली है बेटा। आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, 2 पार्ट है। उज्ज्वला योजना हैज बिकम अ गेम चेंजर फॉर रूरल इंडिया। स्टेट एनी 3 कन्वेंशनल फ्यूल दैट आर बीइंग टारगेटेड अंडर द उज्ज्वला योजना। पहली बात तो वैसे मैं ये बता देता हूं बेटा कि ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर भी बेटा ये क्वेश्चन क्योंकि जनरल है तो आराम से आंसर हो सकता है, मैं एक बार बता जरूर देता हूं। बेटा अगर 3 कन्वेंशनल फ्यूल टारगेट किए गए, उज्ज्वला योजना में सबको एलपीजी सिलेंडर हम फ्री दे रहे हैं बेटा, तो कौन से 3 फ्यूल कन्वेंशनल फ्यूल हमने टारगेट कर दिया? काउ डंग का बहुत यूज करते थे बेटा रूरल पीपल, इसको टारगेट कर दिया, खत्म हो गया इसका यूज। फायरवुड का बहुत यूज करते थे, कहीं ना कहीं बेटा डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह से बहुत बढ़ता था, हमने इसको भी खत्म कर दिया। कोल का बहुत यूज करते थे, इसको भी खत्म कर दिया। ये 3 पूछे गए, इनको टारगेट करके क्वेश्चन लिखा जा सकता है। आगे बढ़ाओ जी। Economists believe that India should spend at least 6% of its GDP on the education for achieving desired result. Justify the statement with valid reason. बेटा कहते हैं इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कम से कम 6% खर्च हो जीडीपी का तो एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा। जस्टिफाई करो। मैं जस्टिफाई करता हूं बेटा। देखो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ना आप 2 तरीके से लिख सकते हो। ऐसा जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च कर रही है, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। 1952 से लेकर 2014 तक, ये स्टैट एनसीईआरटी का मेरा नहीं है, गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चे का 7.92% खर्चा करती थी ऑन एजुकेशन। जितना गवर्नमेंट टोटल खर्चा करती है, 100 रुपए खर्चती है मान लो, तो लगभग 8 रुपए खर्च करती थी एजुकेशन में। ये बढ़ते बढ़ते लगभग 16 हो गया बेटा, डबल हो गया। 100 अगर आज सरकार खर्चती है, लगभग 16 पढ़ाइयों के लिए खर्च कर रही है बेटा। ठीक है ना, वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, वो सेकेंडरी एजुकेशन और वो या टर्शरी एजुकेशन हो, गवर्नमेंट खर्च रही है और बहुत अच्छा खासा खर्च रही है। ठीक है जी, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे को सिर्फ गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे नहीं मेजर किया जा सकता।
ऐसा परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी मेजर किया जा सकता है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को। किसी टाइम पर हम जीडीपी का 0.64% खर्चा करते थे एजुकेशन पे, आज ये नंबर बढ़कर हो चुका है 4.13। बट बेटा ये डिजायर्ड नंबर नहीं है। किसी टाइम पर बेटा एजुकेशन कमीशन बनी थी बेटा 1964 से 66। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया था गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी टू ब्रिंग अ नोटिसेबल ग्रोथ इन द एजुकेशन। कि बेटा अगर आप बहुत अच्छी ग्रोथ लाना चाहते हो ना एजुकेशन में, तो जीडीपी का 6% खर्च कर दो, ठीक है जी। और गवर्नमेंट आज भी उस डिजायर्ड लेवल पे नहीं पहुंची। इसके बाद तपस मजुमदार कमेटी आई बेटा 1998 में, आपने पढ़ा हो शायद एनसीईआरटी में। उन्होंने बोला अगर 1.37 लाख करोड़ अगर आप खर्च कर देते हो 10 सालों में, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि यहां से लेकर 2007 तक अगर इतने पैसे आप खर्च दो 1.37 लाख करोड़, तो क्या होगा, जितने भी चिल्ड्रन इस एज ग्रुप में है 6 to 14 ईयर्स, सारे अंडर द परव्यू ऑफ एजुकेशन आ जाएंगे, सबको एजुकेशन मिल जाएगी। बट बेटा अभी भी हम डिजायर्ड लेवल से बहुत दूर है। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं भैया कहाँ कितना को दूर रह गए हम, 2% मोटा मोटा 4.13 तक पहुंच चुके हैं, 6% तक जाना है। बेटा पता है इंडिया का जीडीपी कितना है, कई अरबों करोड़ है, 2% पता है कितना होता है बेटा उसका। तो बेटा अभी डिजायर्ड लेवल से बहुत बहुत दूर बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि सिर्फ 2% दूर है, बात ये नहीं है बेटा, नंबर्स में सोचकर देखो कितने लाख करोड़ दूर है अभी भी। ठीक है जी, आई होप सारी बात समझ में आई है। बेटा आपके लिए इंफॉर्मेशन सेम है, वेबसाइट www.successmantra.com, मंत्रा में बेटा डबल ए है, यहाँ पर सारे के सारे पेड सैंपल पेपर पब्लिश किए गए हैं। बिजनेस स्टडीज के भी 10 है, इकोनॉमिक्स के भी 10 है, अकाउंट्स के भी 10 है। बंडल बाय कर सकते हो एट अ प्राइस, एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस 250, ठीक है ना, इससे कॉस्ट भी नहीं निकलेगी मेरी, ये सब सिर्फ आपके भले के लिए बेटा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए एग्जामिनेशन के साथ। बाय बाय।